तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे अनीमिया रिलेटेड आईसीयू, या फिर इसी बोलते हैं आईसीयू रिलेटेड अनीमिया। गाइस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी अनीमिया विच डिस्कस इन दी मेडिसिन टॉपिक लाइक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो भाई हम लोग उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे प्योरली डिस्कस करूँगा आईसीयू रिलेटेड अनीमिया के टॉपिक को। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ देखेंगे। जब भी मैं मेडिसिन पढ़ाऊँगा गाइस तो हम लोग उसको भी देखेंगे, पर यहाँ पे हम लोग बस देखेंगे अभी आईसीयू रिलेटेड अनीमिया। तो भाई इसमें अब आईसीयू रिलेटेड अनीमिया मतलब यहाँ पे अनीमिया सबसे पहले होता क्या वो समझते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ अनीमिया? सो अनीमिया इज़ द डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनीमिया। लोग इसी को बोलते हैं क्या होगा? डिक्रीज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हीमोग्लोबिन, लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको अनीमिया। तो यार मतलब अगर मेनली बोलूँ तो ये डेफिनेशन लिखनी चाहिए। पर अगर हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वही ऑक्सीजन लेके जाता है टिश्यू के पास में, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमी हो जाएगी। तो वो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ये बेटर होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये हो गया। अब गाइस क्या होता है अनीमिया जो होता है, अनीमिया जो होता है मैं पहले बता देता हूँ। जो मेल होता है ना, मेल में एचबी कितना होता है? नॉर्मली एचबी कितना होता है? 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना, ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में एचबी कितना होता है? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि फीमेल में क्या होता है? मेंसेस होता है ना, मेंसेस होता है, ठीक है। अब जब मेनोपॉज आ जाता है 15 के आसपास अराउंड, तो उसका क्या होता है? उसका भी ब्लड उतना हो जाता है, उसका भी हीमोग्लोबिन आसपास उतना आ जाता है, ठीक है, मेल के इतनी, ठीक है। ये गाइस हो गया। अब आरबीसी गाइस कितना होता है? आरबीसी होता है अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर MMQ, है ना। और ये फीमेल में यही थोड़ा सा कम होता है। फीमेल में रीजन मैंने बता दिया, रीजन क्या होता है? मेंसेस होता है ना। अब गाइस मैं बता देता हूँ आगे मैं बताऊँ तो अब जो अनीमिया होता है, कॉज ऑफ अनीमिया होता है आईसीयू में, कॉज ऑफ अनीमिया इन आईसीयू। तो आईसीयू में अनीमिया होने के दो रीजन होते हैं। पहला कॉज क्या होता है? पहला होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अनीमिया। अब मैं इसको बताता हूँ ये क्या होता है। दूसरा होता है फ्लेबोटॉमी, ये भी बताता हूँ क्या होता है। फ्लेबोटॉमी क्या होता है? अब गाइस इन्फ्लामेशन ऑफ द एनीमिया में क्या होता है? अगर किसी बंदे में ना क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ना, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है किसी बंदे में, तो क्या होता है? हमारी जो किडनी होती है ना, वो एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है ना, जो बोन मैरो होती है ना, हमारी बोन मैरो, उसको स्टिमुलेट करके आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ना, तो ये एरिथ्रोपोएटिन का जो होता है ना, इनहिबिट हो जाती है, उसका फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है। तो यहाँ से ये बोन मैरो को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ अनीमिया। और एक और इसमें रीजन होता है, एक और क्या होता है यहाँ पे? एक तो इन्फ्लामेशन ऑफ अनीमिया, दूसरा, और यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन ना आरबीसी डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। अब यार अगर आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होगी ना तो क्या होगा? यहाँ पे जॉइंडिस मिलेगा ही, और साथ में स्प्लीनोमेगली मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि स्प्लीन के कैपिलरी से जा रही है तो स्प्लीन का काम बढ़ जाएगा, तो स्प्लीनोमेगली मिलेगी वहाँ पे। दूसरा कॉज होता है, कॉज ऑफ अनीमिया इन आईसीयू में दूसरा कॉज होता है तो यहाँ पे फ्लेबोटोमी। तो फ्लेबोटोमी मतलब गाइस क्या होता है? जब भी कोई बंदा आईसीयू में होता है ना, तो उसके हम लोग वेन से ब्लड लगाते हैं। नॉर्मली भी वेन से हम लोग ब्लड लेते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेबोटोमी। तो नॉर्मली जो आईसीयू वाला बंदा होता है ना, आईसीयू का पेशेंट होता है, उसके वेन से बहुत सारे ब्लड जा रहे होते हैं, बहुत सारे रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं ना, लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं, तो उसके से बहुत सारे ब्लड जा रहे होते हैं। तो अराउंड 40 to 70 ml ब्लड जाता है एक दिन में। तो अगर अराउंड एक वीक की बात करूं, एक वीक में कितना ब्लड चले जाएगा? ऑलमोस्ट 450 to 500 ml ब्लड चले जाएगा। तो इसको क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है ना। ये सब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ही आते हैं। तो इसको क्या हो जाएगी? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी, क्योंकि इतना वीक में ब्लड चले जा रहा है उसको, क्योंकि पहले से ही तो अनीमिया हो रखा है उसको, पहले से तो दिक्कत है उसको, है ना, उसको, क्योंकि बंदा आईसीयू में है तो उसको कहीं ना कहीं उसका हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं तो कम होता ही है, ठीक है। ना भी हो तो एटलीस्ट इतना अगर जा रहा है तो एक वीक में इतना तो चले जाएगा, तो वो अनीमिया की तरफ वो जा रहा है बंदा धीरे धीरे करके। तो ये दो कॉज होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये दो कॉज होते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ इफेक्ट, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैं बताता हूँ इसका क्या होता है। पहला, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक
आउटपुट, ये इंक्रीज हो जाना। तो पहला होता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि बॉडी क्या करती है यार, क्योंकि अब ब्लड वॉल्यूम तो कम हो गया है ना। ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब हीमोक्रिट लेवल कम हो गया है। हीमोक्रिट लेवल कम हो, हीमोक्रिट लेवल का मतलब क्या होता है, जो भी ब्लड है, ब्लड में आरबीसी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हीमोक्रिट लेवल क्या हो गया, ब्लड में कम हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड है, एनीमिया होता है ना, तो डाइल्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे यार उसमें हीमोग्लोबिन कम है, तो हार्ट क्या करता है, तेज़ी से कांटेक्ट करके टिश्यू के पास सप्लाई कंपनसेट करने के लिए टिश्यू को ज़्यादा ब्लड भेजता है, ताकि जितना भी हीमोग्लोबिन सब यूज कर लो। तो ये पहला होता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैपिलरी। यार अभी जो कैपिलरी होती है, छोटी मोटी कैपिलरी होती है ना, जो कि अपनी स्किन वगैरह को सप्लाई करती हैं, वो वहाँ से बेसिकली ब्लड क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करके जो मेन ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, यहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ O2 फ्रॉम दी कैपिलरी। तो ये दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, पर गाइस ये दोनों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आने में ना टाइम लगता है। ऐसा बताया गया है कि सीवियर जो अनीमिया होती है, सीवियर अनीमिया ऑलमोस्ट देखा गया है कि एक बंदे का 5 ग्राम पर डेसीलीटर जो था वो हीमोग्लोबिन था, उसको ब्लड को उसके बाद डाइल्यूट किया गया, तो उसका ये सब इफेक्ट उसको आया नहीं। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट उसको आया नहीं। ठीक है, तो वो मतलब स्टेबल ही था कि 5 ग्राम पर डेसीलीटर पे ब्लड डाइल्यूट किया गया, तो उसके ये सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आए नहीं, है ना। ऐसा बताया गया है कि अगर लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड हो जाए, है ना, तो मे भी उसको दिक्कत हो सकती है, पर इसका कोई भी गाइस फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं है कि कितना जो होता है, कितने हीमोग्लोबिन पे या तो कितने हीमोक्रिट लेवल पे। बहुत सारे बंदे होते हैं 10% हीमोक्रिट लेवल पे, 1.5 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पे, जो कि इसके अराउंड ही हो जाएगा दोनों, मतलब 10% है तो ऑलमोस्ट इतना हीमोग्लोबिन होगा। इस पर भी बंदे स्टेबल रहते हैं, है ना। तो इनके ब्लड को डाइल्यूट कर दो तो स्टेबल रहते हैं। तो गाइस ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कितने हीमोक्रिट लेवल पे हम लोग बोलेंगे कि सीवियर केस है, ये पेशेंट का सीवियर केस है। नहीं गाइस, तो ये मैंने बता दिया कि दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैपिलरी होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कैपिलरी, दूसरा होता है इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब मैं बताऊं तो दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अपन ने देख लिए। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेटर, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन गाइस क्या होता है, कोई भी क्रिटिकल इल पेशेंट है तो उसमें एचबी लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर बोला है ना, तो उसमें हम लोग को आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी का एचबी लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, और ये बंदा क्या होता है, मतलब ये बंदा जो है एचबी लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है और सीवियर हार्ट की कंडीशन है वहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे बंदा स्टेबल है। ठीक है ना, स्टेबल बंदे में बेसिकली क्या होता है कि एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट है जो कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी गाइस लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर पे हम लोग करते हैं, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर पे हम लोग उसमें करते हैं। तो कोई क्रिटिकली इल पेशेंट होता है तो लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर पे करते हैं। किसी बंदे का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर है और उसको हार्ट की कंडीशन हो रखी है, तो उसमें भी हम लोग लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर पे करते हैं। जो गाइस अभी का कंक्लूजन अभी बताया गया है ना, तो कोई भी बंदा हो उसको लेस देन 8 ग्राम पर ml डेसीलीटर पे अगर है बंदा 8 ग्राम पर डेसीलीटर है तो उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, जो अभी की गाइडलाइन है मेरे हिसाब से। तो लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर पे हम लोग उसमें कर देते हैं। तो ये हो गया गाइस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब इंडिकेशन, तो इंडिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, है ना। तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद गाइस हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे अबाउट द ब्लड कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसे गाइस अभी हम लोग उसके बाद अनीमिया के साइन सिम्टम वगैरह तो सबको पता है, तो इसमें मैं बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ब्लड कंपोनेंट। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें गाइस। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है क्रिटिकल केयर कॉर्नर नाम से, उसको आप जो है फॉलो कर लो, तो आपको उसमें नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे धीरे धीरे करके।